चलिए कोशिका के 220 महत्वपूर्ण प्रश्न जो वन लाइनर के फॉर्म में होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे छोटी संरचना कौन सी होती है? उत्तर है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 2 प्रकार के, रफ एंड स्मूथ। अगला प्रश्न है, नाभिक का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है कोशिका का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का कार्य क्या है? उत्तर है अपशिष्ट पदार्थों का विघटन यानी डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अगला प्रश्न है, क्या क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं? आंसर है हाँ, क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? उत्तर है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, सेंट्रियोल का क्या कार्य है? उत्तर है कोशिका विभाजन में सहायक। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है? उत्तर है लिपिड बाइलायर। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? उत्तर है डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? उत्तर है सेल मेम्ब्रेन। 14वां प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन के निर्माण के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? उत्तर है राइबोसोम। 15वां प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर है स्लाइडेन एंड स्वान। यहाँ मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? उत्तर है माइटोसिस और मियोसिस। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? उत्तर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है, साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है कोशिका को संरचना और आकार प्रदान करना। अगला प्रश्न है, नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? उत्तर है क्रोमोसोम और न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, कोशिका में जल का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर है वाटर वेसिकल्स। अगला प्रश्न है, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है? उत्तर है नहीं, सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा प्रकार प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? उत्तर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जो रफ ER होता है उसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है और जो स्मूथ होता है उसमें लिपिड। अगला प्रश्न है, रिक्तिका का कार्य क्या है? उत्तर है जल और अन्य पदार्थों का संग्रहण। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन किसमें पाया जाता है? उत्तर है यकृत और मांसपेशियों में। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है? उत्तर है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, डायनीन और काइसिन किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? उत्तर है मोटर प्रोटीन्स। अगला प्रश्न है, कोशिका की दीवार किसमें पाई जाती है यानी कोशिका भित्ति? तो पौधों में। अगला प्रश्न है, पेरिकोन्स का क्या कार्य है? उत्तर है कोशिका के अंदर संरचना का समर्थन करना यानी प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट विद इन द सेल। अगला प्रश्न है, सेंट्रियोल किसकी सहायता करता है? उत्तर है सेल डिवीजन। अगला प्रश्न है, क्या कोशिका विभाजन में DNA की प्रतिकृति होती है? उत्तर है यस, हाँ। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट की अंदरूनी संरचना क्या कहलाती है? उत्तर है थाइकोलॉइड। अगला प्रश्न है, कौन से अंग कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं? उत्तर है राइबोसोम और ER एंडोप्लाज्मिक ER।
अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में कौन सी संरचना है जो अणुओं के पारगमन को नियंत्रित करता है? उत्तर है प्रोटीन चैनल्स। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना सेल के अंदर मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है? उत्तर है नाभिक यानी न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, नाभिक में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर है क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिका की कार्यप्रणाली में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? उत्तर है जैविक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना यानी रेगुलेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस। अगला प्रश्न है, प्लेटो या क्लियोसाइट्स किसमें पाए जाते हैं? उत्तर है पौधों में। अगला प्रश्न है, एक कोशिका के आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करने वाला अंग क्या कहलाता है? उत्तर है न्यूक्लियस यानी नाभिक। यहाँ मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में कोशिका में स्टोर होता है? उत्तर है ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक संरचना नहीं होती है? उत्तर है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग कोशिका में जल संतुलन को बनाए रखता है? उत्तर है वैक्यूल्स। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है? उत्तर है ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन। अगला प्रश्न है, राइबोसोम के निर्माण में कौन सी संरचना शामिल होती है? उत्तर है न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ जुड़ा होता है? उत्तर है नाभिक न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, एक्सोसाइटोसिस क्या है? उत्तर है कोशिका से पदार्थों का बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, एंडोसाइटोसिस क्या है? उत्तर है कोशिका में पदार्थों का प्रवेश करना। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का पीएच क्या होता है? उत्तर है अम्लीय यानी ये अम्लीय प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम में कौन सा पदार्थ होता है जो आनुवंशिक जानकारी प्रदान करता है? उत्तर है डीएनए। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है? उत्तर है राइबोसोम। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सी संरचना होती है जो जीन की जानकारी को एकत्र करती है? उत्तर है न्यूक्लियोइड। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? उत्तर है इंटरफेज। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? किसका? उत्तर है नाभिक। अगला प्रश्न है, क्या कोशिका में सूक्ष्मदर्शी अंग होते हैं? उत्तर है हाँ, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। अगला प्रश्न है, क्या कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली में उपस्थित होता है? उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में कौन सा पदार्थ सबसे पहले विभाजित होता है? उत्तर है डीएनए। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना कोशिका में विद्युत आवेश के संचलन के लिए जिम्मेदार होती है? उत्तर है आयन चैनल्स। अगला प्रश्न है, इंटरफेज के 3 मुख्य चरण कौन से होते हैं? उत्तर है G1, S और G2। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किससे मिलता जुलता होता है? उत्तर है बैक्टीरिया का। अगला प्रश्न है, टेलोफेज में कौन सी घटना घटित होती है? उत्तर है न्यूक्लियस की पुनः निर्माण। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्म में किस पदार्थ की मौजूदगी कोशिका के अंतर्गत संरचनाओं के स्थानांतरण में मदद करती है? उत्तर है साइटोस्केलेटन। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में कौन सा चरण विभाजन से पहले होता है? उत्तर है इंटरफेज। अगला प्रश्न है, इंटरफेज के दौरान डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होती है? उत्तर है एस चरण में। अगला प्रश्न है,
कोशिका झिल्ली का लिपिड बाइलेयर कौन से दो प्रकारों के अणुओं से बना होता है? उत्तर है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न है ट्रांसपोर्ट वेसिकल का क्या कार्य है? उत्तर है कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन करना। प्रश्न है किस अंग में सेलुलर श्वसन की प्रक्रिया होती है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है किसे कोशिका का डाकघर कहा जाता है? उत्तर है गोल्जी एपरेटस को, यानी गोल्जी बॉडी को। 68वां प्रश्न है प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से? उत्तर है 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 69वां प्रश्न है मेसोसोम किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? उत्तर है बैक्टीरिया कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है जो कोशिकाएं प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करती है वे किस अंग से जुड़ी होती है? उत्तर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है किस प्रकार के पदार्थ को कोशिका मेम्ब्रेन के द्वारा कोशिका के अंदर या बाहर लाया जाता है? उत्तर है आयन, शर्करा और प्रोटीन। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा रिबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्तर है mRNA। अगला प्रश्न है कौन से अंग कोशिका में द्वितीयक हार्मोन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं? उत्तर है गोल्जी एपरेटस। अगला प्रश्न है सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है कोशिका विभाजन में सहायता। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? उत्तर है ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड के रूप में। अगला प्रश्न है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका विभाजन में शामिल होता है? उत्तर है नो, यानी नहीं। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा प्रोटीन जटिल रूप में उपस्थित होता है? उत्तर है ATP सिंथेसिस। अगला प्रश्न है क्या परजीवी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है? उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है रेटिकुलम के किस प्रकार के अंग मुख्यतः लिपिड का संश्लेषण करते हैं? उत्तर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ ER। अगला प्रश्न है कोशिका में जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं उनका विघटन किस संरचना के द्वारा होता है? उत्तर है लाइसोसोम। अगला प्रश्न है क्या पौधों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है? उत्तर है नाभिक। अगला प्रश्न है किस प्रकार की कोशिकाओं में साइटोस्केलेटन नहीं होता है? उत्तर है प्रोकैरियोटिक। अगला प्रश्न है कोशिका में संरचना प्रणाली के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? उत्तर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है राइबोसोम में किस प्रकार का RNA मौजूद होता है? उत्तर है rRNA। अगला प्रश्न है नियंत्रित कोशिका यानी प्रश्न है अपोप्टोसिस क्या है? उत्तर है कंट्रोल सेल डेथ। अगला प्रश्न है मेसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है कोशिका विभाजन में मदद करना। अगला प्रश्न है कोशिका में किस प्रकार के प्रोटीन कोशिका के विभाजन को नियंत्रित करते हैं? उत्तर है साइक्लिन। अगला प्रश्न है कोशिका में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला किस अंग में होती है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कोशिका के अंदर से बाहर किसी पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्तर है एक्सोसाइटोसिस। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया की 2 परतें कौन सी होती है? उत्तर है बाहरी परत और आंतरिक परत। अगला प्रश्न है लाइसोसोम किस प्रकार के एंजाइमों से भरे होते हैं? उत्तर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है टाइपोसिन किसमें पाया जाता है? उत्तर है बैक्टीरिया कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है किसी कोशिका में ATP की कमी होने पर उसका क्या परिणाम होगा? उत्तर है
कोशिका की ऊर्जा प्रक्रिया बाधित होगी। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना को किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? उत्तर है वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के आरएनए को कैरियर आरएनए कहा जाता है? उत्तर है टीआरएनए को, यानी ट्रांसफर आरएनए को। अगला प्रश्न है, रेटिकुलम का कौन सा प्रकार कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का संश्लेषण करता है? उत्तर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिका संरचना श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के दौरान कोशिका पदार्थों का आदान प्रदान करती है? उत्तर है बाह्य और आंतरिक परिवहन। क्या हो गया? अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा चरण सबसे कम समय लेता है? उत्तर है एनाफेज। अगला प्रश्न है, जो कोशिकाएं छोटी और सरल होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया क्या होती है? उत्तर है पानी की मदद से किसी रासायनिक यौगिक का विघटन। अगला प्रश्न है, कोशिका में कौन सी संरचना कोशिका के अंदर के वातावरण का संतुलन बनाए रखती है? उत्तर है कोशिका झिल्ली। शायद यहाँ मिस्टेक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आंसर होगा नाभिक यानी न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, क्या एरोबिक श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है, किस संरचना में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, सेंट्रियोल किसे विभाजित करने में मदद करता है? उत्तर है माइक्रोट्यूबुल्स। अगला प्रश्न है, नाभिक में कौन सा पदार्थ आनुवंशिक जानकारी को संचित करता है? उत्तर है डीएनए। अगला प्रश्न है, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? ठीक। अगला प्रश्न है, नाभिक में कौन सा पदार्थ आनुवंशिक जानकारी को संचित करता है? उत्तर है डीएनए। अगला प्रश्न है, राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म में। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी गैस निकलती है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा चरण नाभिक के विघटन को नियंत्रित करता है? उत्तर है माइटोसिस। अगला प्रश्न है, एंडोसाइटोसिस किस प्रक्रिया को कहा जाता है? उत्तर है बाहरी पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग कोशिका में अवशोषण और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है? उत्तर है कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, जो कोशिकाएं अणुओं को कोशिका में लाने के लिए विशेष चैनल बनाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान कौन सा अंग संरचनात्मक रूप में बदल जाता है? उत्तर है नाभिक न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, कोशिका के बाहरी वातावरण से संपर्क स्थापित करने के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? उत्तर है कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में किस रंग का पिगमेंट पाया जाता है? उत्तर है हरा। अगला प्रश्न है, क्या कोशिका में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का संचालन होता है? उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? उत्तर है ऊर्जा का निर्माण। अगला है, एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? उत्तर है कोशिका के अंदर के पदार्थों को बाहर जाना।